नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2026 की विधानसभा के लिए पश्चिम बंगाल की धरती पर चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। बैटल ऑफ बंगाल में आज बाद पश्चिम बंगाल की हिंदी भाषी बाहुल्य सीट हावड़ा उत्तर विधानसभा की, जहां पर इस बार भी बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन इस बार हावड़ा उत्तर सीट पर मुकाबला त्रिकोणी नहीं बल्कि चतुष्कोणी है। आखिर ऐसा कौन सा सियासी धुरंधर है जिसने हावड़ा उत्तर पर मुकाबला चतुष्कोणी बना दिया है? जनता का आशीर्वाद किससे मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या है हावड़ा उत्तर का सियासी समीकरण, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। बंगाल की सीट हावड़ा उत्तर, अब की बार इसकी हवा किधर? चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम या एसआईआर बिगाड़ देगा काम? भारत का सबसे ऐतिहासिक ब्रिज हावड़ा ब्रिज इस समय हम मौजूद है हावड़ा ब्रिज में। और हावड़ा ब्रिज एक ऐतिहासिक ब्रिज है जो दो पिलर पे टिका हुआ है। यानी हमारे पीछे देख सकते हैं जो पिलर है वो कोलकाता में आता है, जोड़ा साकू विधानसभा अंतर्गत आता है। और जिस पिलर पे हम चल रहे हैं ये पिलर हावड़ा पे आता है और इस हावड़ा को उत्तर हावड़ा के नाम से जाना जाता है। इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तर हावड़ा में और हावड़ा ब्रिज दोनों जगहों को जोड़ता है, एक तरफ हावड़ा और एक तरफ कोलकाता। और उत्तर हावड़ा में इस बार चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। उत्तर हावड़ा में सबसे ज्यादा हिंदी भाषी रहते हैं और इन हिंदी भाषी के साथ साथ यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहते हैं। यानी हिंदी भाषी जिसे चाहते हैं उसकी सरकार बनती है और वही विधायक बनता है। ये जानने के लिए इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तर हावड़ा में और उत्तर के हावड़ा के लोगों से जानते हैं कि इस बार उनका मिजाज क्या कहता है। यानी टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम या कांग्रेस किसको अपने मत का प्रयोग देते हैं और किसे जिताते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं उत्तर हावड़ा में। हुगली नदी के किनारे बसा शहर हावड़ा, जिसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। दरअसल कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है यहां हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। हावड़ा को पूर्व का शेफील्ड भी कहा जाता है, जहां जूट मिलें, इंजीनियरिंग उद्योग और बंदरगाह से जुड़े कारोबार अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसी हावड़ा जिले की विधानसभा है हावड़ा उत्तर, जो पूरी तरह से शहरी सीट और हावड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती। पहले इसे हावड़ा नॉर्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2011 के परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर हावड़ा उत्तर कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की सियासत में हावड़ा जिले की यह सीट बेहद अहम मानी जाती। 2021 में त्रिकोणीय था तो 2026 में चतुष्कोणीय हो गया, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार उमेश राय को भरोसा है कि इस बार उन्हें जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। हमारे साथ में उमेश राय हैं जो कि उत्तर हावड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उमेश लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितने जीत के प्रति इस बार आप अस्वस्थ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा करके दोबारा मुझे उम्मीदवार बनाया है। स्वाभाविक रूप से पार्टी को मेरे ऊपर भरोसा है और उत्तर हावड़ा की जनता को मेरे ऊपर कितना भरोसा है इसका अंदाजा आपने 2021 के चुनाव में देखा था। 66,053 लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना दबाव में, बिना किसी प्रलोभन के, बम चलने के बावजूद विपरीत परिस्थिति में मुझे आशीर्वाद दिया था। वो 66,053 लोग हैं और ऐसे 20,000 लोग और हैं जिनको मतदान करने से रोका गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति उत्तर हावड़ा में क्या होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर हावड़ा में चुनाव जीतेगी और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि धीरे धीरे हावड़ा में बीजेपी मजबूत होती जा रही और यही वजह है कि बीजेपी इस बार हावड़ा उत्तर में न सिर्फ कमल खिलाने का दावा कर रही है, बल्कि टीएमसी पर सियासी हमलों की बौछार भी कर रही। बीजेपी का आरोप है कि पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी डरा धमकाकर और धांधली के सहारे जीती, लेकिन इस बार टीएमसी का हारना तय, क्योंकि इस बार हुई एसआईआर और चुनाव आयोग की सख्ती की बदौलत राज्य में निष्पक्ष और भयमुक्त वोटिंग होगी। आज के पहले के चुनाव का डेटा निकाल दे और दिखा दे। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं, मरने वाले लोगों में से 50% लोगों का मतदान होता था। इस बार चुनाव आयोग ने एक बड़ा काम किया है। एसआईआर के नाम पर मृत वोटरों का नाम काटा गया है।
जिनकी डबल एंट्री है उनका नाम काटा गया है। ऐसे लोग जो नो एग्जिस्ट है, जिनको खोजने पर नहीं मिलता है, ऐसे लोगों का नाम काटा गया है। और ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में इस बार चुनाव आयोग सख्ती के साथ काम कर रहा है। न क्लब चलेगा, न चंदा चलेगा, न खेला मेला चलेगा और ना कोई भत्ता चलेगा। इस बार लोग निष्पक्ष होकर मतदान करेंगे। अपना मतदान खुद करें ना, लोग अपनी चिंता करें। उनको तृणमूल कांग्रेस अच्छी लगती है तो वोट देंगे, जिनको टीएमसी अच्छी नहीं लगती है वो दूसरे राजनीतिक दल को वोट देंगे। लेकिन ये तय है कि इस बार निष्पक्ष और बिना भय के चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव पश्चिम बंगाल में एक नया इतिहास लिखेगा। बीजेपी हो या टीएमसी या अन्य दूसरे दल, हर किसी का अपना एक क्लब है। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्लब की यह संस्कृति जनता की भलाई के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे इस पर भी सियासी ग्रहण लगना शुरू हो गया और अब इन क्लबों की भी सियासत में बड़ी भूमिका दिखाई देती है। क्लब के द्वारा कैसे आप लोग संरक्षण करते हैं या कैसे जानकारियां देते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में क्लब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अभी हम लोग देखिए हावड़ा कमल संघ के साथ जुड़े हुए हैं, हावड़ा कमल संघ के सदस्य भी हैं और यहाँ के लोगों को क्लब के माध्यम से बहुत सेवा हम लोग देते हैं। जैसे किसी का वोटर लिस्ट में नाम कट चुका है, अब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग उनको सहयोग करते हैं, तरीका बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके आप अपना आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं। और बहुत सारी समस्या हैं जो हम लोग क्लब के माध्यम से लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। क्लबों के माध्यम से सेवा करें, क्या कहेंगे? आप तो पूरा एक तरह से जुड़े हुए हैं क्लबों के द्वारा। देखिए, आप 34 साल सीपीएम है, टीएमसी का भी क्लब है, आप लोग भी कमल संघ के संग जुड़े हुए हैं। लोग अपनी कैसी कैसी समस्या लेके चुके? एसआईआर का मुद्दा था बड़ा इस बार। थोड़ा सा अंतर है। टीएमसी या सीपीएम के समय में, माकपा के समय में क्लब चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए काम करता था और पीना, खाना, खेलना, कूदना क्लब में लगा रहता था। लेकिन कमल संघ जो क्लब है वह लोगों की सहायता के लिए है। कोरोना में लोगों ने देखा कि यहाँ से दवाइयाँ बांटी गई, यहाँ से जिनके पास जो चीज़ नहीं था, खाने पीने का सामान नहीं था, तो ये दवाइयाँ नहीं थी, वो कमल संघ के माध्यम से दिया गया। क्लब की संस्कृति बंगाल में बहुत ही अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि वह राजनीति से जुड़ जाती है, जबकि क्लब की संस्कृति पहले जो थी वह अपने स्वास्थ्य और समाज की सेवा के लिए थी। इन क्लबों को लेकर सियासी दलों के प्रत्याशियों का क्या कहना है, अब जरा आप वो भी सुन लीजिए। 34 साल के वामपंथी शासन में पूरा का पूरा सरकार पार्टी ऑफिस और क्लब से ही चलता था। क्लबों का संचालन भी तब के सत्ताधारी पार्टी के लोगों के हाथों में होता था। तो एक तरह से समझ लीजिए कि आज के ज़माने में बंगाल में जो सालसी सभाएं कही जाती हैं, वो सालसी सभाएं क्लब से चलती थी। क्लब ही निश्चय करता था कि किसके घर में क्या होगा, भाई भाई का झगड़ा होगा तो किसको हक मिलेगा। एक तरह से अघोषित कोर्ट वामपंथियों के शासनकाल में क्लब के माध्यम से होता था। सत्ता परिवर्तन होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी क्लबों को पकड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए और उसमें वर्ष में एक बार क्लबों को पहले 1 लाख रुपया फिर 2 लाख रुपया का राशि देकर क्लबों पर अपना संतुलन बनाने का काम तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया। जबकि लोकतंत्र में इस बात का कहीं कोई